नमस्कार श्रोताओं, न- आप सुन रहे हैं डॉक्टर जयश्री वाड़ीकर का साहित्यिक पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं हिंदी साहित्य के उन हस्तियों से जिनकी लेखनी समाज की गहराइयों से छूती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदी साहित्य जगत के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित रचनाकार आदरणीय रतन कुमार जी सांबरिया जी। मैं आपका इस साहित्य संवाद पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के भाड़वास गांव में जन्म हुआ ऐसे आदरणीय रतन कुमार जी सांबरिया जी तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचनाएं देश की 41 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है, जो उनकी साहित्यिक महत्ता को दर्शाती है। उनकी सुप्रसिद्ध हुलवा, हुकुम की दुग्गी और एरन का घोड़ा ऐसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह के माध्यम से उन्होंने समाज के यथार्थ को सशक्त स्वर दिया है। साथ ही उन्होंने नाटक, एकांकी और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका साहित्यिक योगदान निरंतर जारी है। जो दर्द के शब्दों में ढालना जानते हैं, वही समाज की सच्चाई को उछलना भी जानते हैं। आइए आदरणीय डॉक्टर रतन कुमार जी सांबरिया जी का आप इस साहित्य संवाद पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, हम सर्वप्रथम जानना चाहते हैं, सर जी, हिंदी साहित्य को पढ़ते समय छात्र किस प्रकार की पद्धति अपनाए कि उसे वो गहराई से समझ सके? अच्छा प्रश्न किया। पहला प्रश्न ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल तत्कालीन परिवेश और आज के परिवेश को जहन में रखकर ही पढ़ना चाहिए। लेखक के शिल्प सौष्ठव को गहराई से पढ़े बिना उसे समझना नामुमकिन है। जब तक लेखक ने क्या लिखा है, किस परिवेश को बुना है और किस संदर्भ ने उसको लिखा है, कैसा कथानक उसने चुना है, तब तक समझ में नहीं आएगा। तब तक कोई भी छात्र या शोधार्थी उसकी रचना को समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए लेखक के कथानक को, उसकी बुनावट को और उसने जिस परिवेश को लिया है उसको। अच्छा, ओके। धन्यवाद सर जी। सर, कहानी और नाटक पढ़ते समय किन मुख्य बिंदुओं के पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए? मैडम, ये दोनों ही विधाएं अलग अलग विधाएं हैं। जी सर। कहानी जहाँ पठन पाठन या श्रव्य विधा है, जी सर। वहीं नाटक दृश्य विधा है। हम्म। तो इनको जो है दोनों को समझना चाहिए। दोनों के जो है कि नहीं, जब तक नाटक में संवाद योजना बहुत जरूरी है। जी सर। जब तक संवाद योजनाएं का मतलब ये है कि जब तक उनके जो है कि नहीं कथोपकथन सुगठित नहीं है, जी सर। नाटक भी वो इतना मतलब समृद्ध नहीं हो पाएगा। कहानी जो है, कहानी के अंदर अच्छा कथानक लिया जाएगा, उसकी बुनावट भी वैसी होगी, उसके पात्र भी वैसे होंगे, उसकी भाषा भी उसके अनुकूल ही चुनी जाएगी, तभी जो है वो कहानी कहलाएगी। इन दोनों विधाओं में बड़ा अंतर है। एक श्रव्य विधा है, एक दृश्य विधा है। नाटक को सामने दर्शक देखते हैं और दर्शक ये तय करता है संवादों के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से कि ये नाटक कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, या ये नाटक मतलब जो है ना सफल हुआ है या ये नाटक सफल नहीं हुआ है। पाठक कहानी को पढ़ करके या दूसरे से कहानी सुन करके ये तय करता है कि ये कहानी कितनी अच्छी है या ये कहानी कितनी कमज़ोर है या ये कहानी बन ही नहीं पाई है। ये दोनों विधाएं बिल्कुल अलग अलग है, इसको समझना। क्योंकि एक और बात कह रहा हूँ, क्योंकि हर विधा के वाक्य अलग अलग होते हैं। जी सर। जिसके आधार पर वो पहचानी जाती है। कहानी के वाक्य अलग हैं, नाटक के जो संवाद है वो बिल्कुल अलग हैं। इसलिए दोनों अलग अलग विधाएं हैं। इन विधाओं को जब तक हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये विधाएं क्या हैं। नाटक एक बहुत समृद्ध विधा है और ये यूँ कहें कि एक तकनीक विधा है। ये इनमें इन वाक्य जो आते हैं वो तकनीकी दृष्टि से आते हैं, बहुत सुदृढ़ वाक्य आते हैं।
जी सर। इनमें हम किसी वाक्य में अगर झोल है तो नाटक कमजोर होता चला जाएगा और दर्शक जो है उससे जुड़ नहीं पाएगा। नाटक दर्शकों के लिए होता है, लेखक के लिए भी नहीं होता, पाठकों के लिए भी नहीं होता। जी सर, जी सर। हाँ सर, हाँ। आपके अनुसार जो है अच्छे पाठक बनने के लिए क्या आवश्यक है सर? पाठक को मनोयोग से पढ़ना होगा। जी सर। बिना योग से, बिना मनोयोग के पढ़े ग्रह्यता आ ही नहीं सकती। जी सर। जब तक कोई मतलब पाठक किसी भी रचना को हम्म। मनोयोग से नहीं पढ़ेगा तो उसकी ग्राह्यता उसको समझ में ही नहीं आएगी। जी सर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, और अगला। सर, आज आज की जो है युवा पीढ़ी में चंचलता बहुत आ गई है। सब संक्षिप्त में चाहता है। तो उनके लिए हाँ, हम ये इस साहित्य संवाद के माध्यम से हम उनके लिए एक आपके द्वारा उनसे एक संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छा पाठक जो है आप बनिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, एक जैसे हमें आज सुधी पाठकों की जरूरत है। जी सर। हमारे पास सुधी पाठक कम हैं जी सर। और इसलिए कहा जाता है कि किताबें कब छप रही हैं। जी सर। लेकिन एक बात मैं और दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा, अगर अच्छा साहित्य है तो उसके पाठक भी हैं। जी जैसे सर। प्रेमचंद को लें, सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। जी सर। विनोद कुमार शुक्ल को कितना पढ़ा गया है। जी सर। और मैं अपने अभी खुद बताऊं तो मेरा जो है एक अभी सांप उपन्यास आया था। हाँ सर। हाँ हाँ, सांप आया है। हाँ। वो 2022 में आया। जी उसके सर। 2 संस्करण आ गए, तीसरा आने वाला है। जी सर, बहुत वो बढ़िया। 2 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आ गया। जी सर। और नांगे राघव जी का जो कब तक पुकारूं उपन्यास है और मेरा जो सांप उपन्यास है, हाँ। उसका तुलनात्मक अध्ययन से पीएचडी शुरू हो गई। वाह, बहुत बढ़िया तो ये, सर। हाँ, तो ये निर्भर करता है लेखक के सृजन पर। अगर लेखक का सृजन कमजोर है तो पाठक अपने आप ही टूटता चला जाएगा, कम हटता चला जाएगा। बराबर। क्योंकि जब तक रचना किसी पाठक को बांधती नहीं है हम्म। वो जुड़ता नहीं है। बराबर। तो रचना की कमजोरी है पाठक का न जुड़ना, पाठक का रचनाओं से अलग होना या पाठक का कम होते जाना। बराबर। प्रेमचंद आज भी सबसे ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जी सर। पढ़ते हैं, खरीद जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? कि उनमें जो है ना कथा रस है, पठनीयता है। तो पठनीयता भी नहीं होगी तो फिर कौन क्यों पढ़ेगा, कोई क्यों अपना समय खराब करेगा। बराबर। और आज का अगर मैं खुल करके बात करूं तो अब हाँ। तो पाठक तो कम हो गए, लेखक ज्यादा हो गए। क्योंकि एक जो पाठक है वो 2 किताब पढ़ने के बाद में ये सोचेगा कि मैं भी लेखक बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं लिख पाऊँ। हाँ। तो वो लिखने की सोचता है, वो लिखने बैठ जाता है। उसको फिर तो उसका जो जो लेखन है वो इतना अपरिपक्व होता है कि वो बस नहीं पढ़ना, रस कथा रस होता ही नहीं उसमें। तो ये भी एक कारण बन रहा है। अच्छा। लोगों में जो छपास की भूख है, इस तरह से जो महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, और ये अच्छा। लेखक बनने की जो भूख उसमें जो है, वो जो तड़प उसमें जो बढ़ती जा रही है ना, वो भी इसका एक कारण माना जा सकता है। अच्छा। जी सर। हाँ, परिपक्व लेखन तो तभी होगा जब वो कुछ पढ़ेगा। जब तो पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा क्या? लिखेगा कैसे? बराबर। क्योंकि जो भाषा है ना, भाषा जो है हम्म। वो पढ़ पढ़ करके कमाई जाती है। जैसे बराबर। किसान है, जैसे किसान है, हाँ। जितना अपने खेत को जोतता है ना, उतनी बराबर। अच्छी फसल होती है। बराबर, सही में, सही सही। हाँ बराबर है सर। हाँ। और सर, जो छात्र है, अगर वो लेखन शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे शुरुआत करें शुरू लेखन में? शुरू करना चाहते हैं। हाँ, जो हाँ, मैंने छात्र। वही बात कही ना, पहले उनको पहले उनको पढ़ना चाहिए, डूब कर पढ़ना चाहिए, अच्छा। बैठ कर पढ़ना चाहिए। अच्छा। और मतलब समकालीन भी पढ़ना चाहिए और पहले का भी पढ़ना चाहिए, अच्छा। अर्वाचीन प्राचीन सारा ही पढ़ना चाहिए। तब पता लगेगा हाँ। अब कि उस समय क्या लिखा गया और आज क्या लिखा जा रहा है और मुझे क्या लिखना है। जी जी क्योंकि जी। जब तक अच्छा कथानक का चयन नहीं होगा तो कोई भी कहानी हो, लघु कथा हो या कोई आपका उपन्यास हो या जो नाटक हो, अच्छा हाँ बन के सर। नहीं पाएगा। अब मेरा बराबर। एक नाटक है वीमा, जो निशक्त है, वो हाँ आज हाँ। देश के 7 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ हाँ। बहुत ही तो बढ़िया सर, बहुत ही हाँ बढ़िया। हाँ, तो ये नाटक जो है बिल्कुल नाटक के बहुत मतलब बहुत परिपक्व उसमें दृष्टि से लिखा गया है। ऐसा नहीं अकबर जैसे मान लो लिखने बैठ के हो गए ये ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो, क्योंकि जो भी लेखक जिन कहीं हमने सुना है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, 13 हाँ। साल की उम्र में लिखने लग गए। जी सर। प्रेमचंद जो लिखने लगे तो इससे पहले उन्होंने पढ़ा भी है, जी उनका सर। जो परिवेश भी इसी तरह का रहा है। हम्म।
तो एक तो उनकी इनका जो है कि नहीं परिवेश भी देखा जाएगा, फिर उनकी जो ये भी देखा जाएगा उसमें जो है ना कितना पढ़ा है, और ये भी देखा जाएगा कि उसमें IQ भी कितना है बराबर, या फिर उसमें जो है कि नहीं समझ कितनी है, जिस भाषा में वो लिखना चाह रहा है, मराठी में लिखना चाह रहा है, हिंदी में लिखना चाह रहा है, बंगाली में लिखना चाह रहा है, कि उसकी कितनी पकड़ है, भाषा पर कितनी पकड़ है। भाषा पर पकड़ तो लिखना तो सब कुछ चाहेगा, क्यों नहीं लिखना चाहेगा, क्योंकि लिखेगा ये सोचेगा कि मेरा नाम भी क्यों नहीं हो, है ना। हाँ। ये बातें हैं, तो सबसे पहले उसको खूब पढ़ना चाहिए। जी सर। बगैर पढ़े वो अगर लिखना चाहेगा तो वो कमज़ोर लेखन हो जाएगा। लिखो, लिखने में तो क्या है, क्योंकि लिखा तो खूब जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है, रोज़ किताबें छप रही है, हज़ारों किताबें छप रही हैं। सही सही में सर। लेकिन याद किसकी कितनी कहानियाँ याद हैं कहानियाँ क्या, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनको लोगों के पात्र भी याद है आज भी। उसने कहा था आज भी लोगों को जहन में है, गजल आज भी जहन में है। जी जी सर। तो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो आज भी जहन में है। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरह के जो है ना, ये जब तक और सर हाँ, कहानी के ऊपर आपके अनुसार जो है एक अच्छी कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होने चाहिए सर? हाँ, मैं एक बार बताता हूँ आपको कि पहले मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं कहानी कैसे लिखता हूँ। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपकी बात आ जाएगी, मैं कहानी कैसे लिखता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। तो सबसे पहले जो है नहीं, मैं कहानी को 4 चरणों में लेता हूँ, 5 चरण बताएंगे, 4 चरणों में तो मुख्य रूप से लेता हूँ। जी सर। सबसे पहले कथानक का चयन, ठीक है, कथानक का चयन बहुत जरूरी है। हाँ। जब तक अच्छा मजबूत कथानक नहीं होगा तब तक अच्छी कहानी भी नहीं लिखी जाएगी। जी सर। दूसरा जैसे मान लो कि कथानक का चयन कर लिया, फिर उसके बाद में मैं लेखक की दृष्टि से उसको देखता हूँ। तो लेखक की दृष्टि लिख लिया, लेखक की दृष्टि से उसको लिखता हूँ, कथानक को बुनता हूँ। हाँ। लिख लिया लेखक की दृष्टि से। लेखक की दृष्टि जब वो कोई कहानी पूरी हो गई उसको फिर मैं ये देखता हूँ कि अगर इसको किसी संपादक को भेजा जाए, किसी पत्र पत्रिका के संपादक को भेजा जाए, तो ये कहानी संपादक के खेद या अखेद सहित, ये अभिवादन सहित वापस आएगी या ये स्वीकृत कर ली जाएगी। जी सर, जी सर। संपादक के द्वारा। बराबर। जब ये संपादक के द्वारा मान लो कि स्वीकृत कर ली गई, अब भाई ये छपेगी। हाँ, हाँ। फिर कुछ समय के बाद वो किसी पत्रिका में जिसका वो संपादक है छप करके आ गई। उसके बाद मैं ये देखता हूँ उसको, अब भाई ये मान लो कि छप तो गई, अब किसी आलोचक की दृष्टि कैसी है इस कहानी के प्रति, छपने के बाद में किसी आलोचक को इस कहानी को पढ़ता है उसकी दृष्टि क्या है। तो फिर मैं अपनी ही रचना को जो अभी तक भेजी नहीं गई है उसको आलोचक की दृष्टि से देखता हूँ। ये मेरा चौथा चरण होता है। अब भाई आलोचक दृष्टि देख लिया कि भाई ये आलोचक की दृष्टि से भी सही है रचना, है ना। फिर उसके बाद में जो लास्ट जो मेरा जो चरण है कहानी का, उसको मैं सुधी पाठक की दृष्टि से देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि आलोचक तो कई बार समीकरणों के चक्कर में भी आ जाते हैं। ये मेरा दोस्त है तो इसका क्या बुराई करूंगा, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया तो रगड़ूंगा, इसको तो थोड़ा ठीक करना है। कहानी वानी को उतनी पहले तो ये सोचता है कि कौन है, लेकिन जो पाठक होता है वो निष्पक्ष होता है। जी सर, जी सर। कहीं से भी आपके पास जो पत्र आएगा बिल्कुल जो है शुद्धता लेता हुआ आएगा, ईमानदारी लेता हुआ आएगा और हकीकत लेता हुआ आएगा, और कहानी जैसी लगी है उसको वो बात सच्चाई लेकर के आएगा आपके पास। जी सर, जी सर। क्योंकि जो शब्द है, लिखा हुआ शब्द तो होता है अपना, जो लिखा हुआ शब्द होता अपना है, लेकिन छपने के बाद में वो शब्द हो जाता है सबका। सही 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 सही। आप अपनी यात्रा का तय कर सकते हैं अब कि मुझे कहाँ तक जाना है, शब्द की यात्रा को आप तय नहीं कर सकते। नहीं, शब्द की यात्रा कोई तय नहीं कर सकता, वो तो है। तो इसलिए जो है पाठक जो है वो कहीं से भी आप पत्र आ जाएगा और वो कोई ईमानदारी से आएगा, तो पाठक की जो दृष्टि है उसको भी देख करके फिर लिखना चाहिए। तो मैंने अब जो 5 चरण बताए हैं इसमें मेरी विचार साहब की बात आ गई होगी। अच्छा। या नहीं आई तो बताओ। अच्छा। हाँ, अगला क्या है प्रश्न आपका? अगला जो हमारा जो सवाल है सर, आज के जो छात्र है ये हिंदी के प्रति हम आप देखते हैं कि अंग्रेजी का जो बोलाबाल चल रहा है, आज के छात्रों के हिंदी के प्रति रुचि कैसे हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी हिंदी भाषी हूँ। जी सर। तो दरअसल क्या है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। जी सर। और राजभाषा होने के कारण ये पूरे जो है कि भारत की संपर्क भाषा भी है। जी सर, जी सर। हम जहाँ भी जाएंगे तो आप हिंदी को जो है कि नहीं हम कहीं भी समझ सकते हैं
जी सर। जैसे मैं कई बार महाराष्ट्र में गया हूँ, तो हाँ। मैं जैसे मैं कहूँगा कि मैं राजस्थान से आया हूँ, तो मेरे साथ तो इतनी अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे कि जो मुझे ही नहीं आती। ये संपर्क भाषा का काम, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा है। जी सर। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। हाँ और हाँ जब हम वो कार्यक्रम में जाते हैं, जो संचालन करता है मराठी भाषी, हाँ। मराठी भाषी संचालन करता है, तो इतने संचालन, तो इसमें अच्छा संचालन तो हम भी नहीं कर सकते। कितना संचालन करते हैं, मैं 2-3 जगह देखा है ऐसा। जी सर, बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हिंदी अगर मान लो किसी को समझ में आ गई, तो अच्छी भाषा है, और इस भाषा में स्कोप भी अच्छे हैं, क्योंकि इसका जो हिंदी का प्रोफेसर है पूरे भारत में कहीं भी लग सकता है। जी जैसे सर। मराठी का प्रोफेसर तो मराठवाड़ा वहीं लगेगा, महाराष्ट्र तक। बंगाली का जो वहीं लगेगा, हम्म। उड़िया का है तो वहीं लगेगा। लेकिन हिंदी का जो प्रोफेसर है वो पूरे भारत में कहीं भी जो है नौकरी पा सकता है। और बराबर। आजकल तो दोनों ही भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी, समानांतर रूप से चलती हैं। समान रूप से। बाइलिंगुअल भी खूब मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल से उनका तो काम चल जाएगा। बाइलिंगुअल है, उसी से अपना करियर कर सकते हैं। वो तो पर्यटक आते हैं, बराबर। बाइलिंगुअली जो है अपना वो तो खा सकते हो। तो हिंदी एक संपर्क की भाषा है और एक बराबर। समृद्ध भाषा है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो इसमें तो अच्छा कैरियर है अगर कोई हिंदी को अपनाता है तो। बराबर। मैं तो इस सही पक्ष में हूँ। सही में सर, अगर किसी छात्र या शोधार्थी को लगता है कि वो अच्छा नहीं लिख पा रहा है, तो हाँ, उसे क्या करना चाहिए सर? नहीं वो अच्छा क्यों नहीं लिख पा रहा है, हाँ हाँ। ये एक अलग बात है, क्यों नहीं लिख पा रहा है। वो कैसे कह सकता है कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ? जी सर। मैं मान लो कैसे कह सकता है? वो पहले तो सबसे पहले जो ये जैसे मैंने बताया, मैंने मान लो लिख लिया, हम्म। मैंने लिख लिया मान लो, तो मैंने उसको फिर अपनी दृष्टि से देखा कि इसको संपादक की दृष्टि से देखा। हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ फिर आलोचक की दृष्टि से देखा, फिर हाँ। पाठक की दृष्टि से देखा। तो ये दृष्टियाँ, ये अगर इन चरणों से गुजरेंगे तो अपनी रचना का खुद ही मूल्यांकन कर पाएंगे। बराबर। तुम अगर सही ये बात। मूल्यांकन करने की स्थिति में है, तो तब तो वो रचनाएं जो हैं, तो जब तो वो बिल्कुल उसको समझ पाएंगे कि मेरी रचना कमजोर है या ऐसी। अपनी रचना को सबसे पहले लेखक खुद ही समझ लेता है कि मेरी रचना कमजोर रह गई है या अच्छी रचना है। क्योंकि एक आपको उदाहरण दूं, मेरी जिंदगी की पहली कहानी है फुलवा। जी सर। फुलवा कहानी पहली कहानी है, अच्छा। और वो पहली कहानी हंस मई 1997 में प्रकाशित हुई थी, हंस में। उस समय राजेंद्र यादव थे संपादक। राजेंद्र यादव, हाँ, संपादक। हाँ हाँ, तो वो जो कहानी आप आश्चर्य करोगे, वो जो मेरी कहानी है आज देश के कम से कम 22 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती वाह, है। अकेली बढ़िया। पहली पहली कहानी है, तो मैं कैसे कह दूं? हाँ हाँ। हैं? तो मूल्यांकन खुद नहीं कर पाता लेखक, मूल्यांकन तो करेगा संपादक करेगा। तो उनको भेजना चाहिए निसंकोच भेज, पर सबसे पहले तो ये जहन से निकाल देना चाहिए कि मेरी रचना ये जो है कि नहीं कमजोर रह गई है। कैसे हाँ। कमजोर रहेगी, वो खुद ही मूल्यांकन करे इसका। बराबर। हाँ, खुद मूल्यांकन करने के बाद ही रचना को आगे भेजे। और ये मतलब जो है ना, रचना को तो दरअसल क्या है कि मांझा जाता है बार 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 बार। एक बार में रचना नहीं होती, कहीं तो मोबाइल पर टाइप किया और भेज दी, वापस आ गई। अच्छा तो अच्छा। रचना को मोबाइल पे लिखी हुई रचनाएं तो निश्चित रूप से कमजोर रही जाती हैं, क्योंकि रचना को लिखना चाहिए हाथ से, हाथ जी से लिख सर। करके उसको फिर पढ़ना चाहिए। जी सर। जी सर। अगर हाँ मोबाइल पर लिखी हुई रचनाएं कोई वो नहीं है कोई, तो कहीं नहीं सर। कोमा भी कहीं जरूर, कोमा की जरूरत है, अर्धविराम की जरूरत है, कहीं जो है पूर्णांक कहाँ लगना है, ये उसमें मोबाइल पे सेट नहीं हो पाता। रचना को हाथ से लिखे। मैं कई अपनी रचना को 2 बार भी लिख लेता हूँ, 3 बार भी लिख लेता हूँ। सही सही में। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, संपादक को हाँ। भेजता ही नहीं हूँ। बराबर है है, ना? बराबर। तो सही पहले बात। तो खुद संतुष्ट होना चाहिए, मोबाइल का मोह तो छोड़ देना चाहिए रचनाकार को। बराबर बराबर। सबसे पहले कागज पे तो एक बार उतारना पड़ेगा, फिर टाइप कर लो चाहे। सही सही नहीं, सही पहले हाँ कागज और हाँ, कलम कागज पे तो हाथ एक में बार है। आपको जो है कलम ना हाथ में। पेन और कलम तो काम में लेनी पड़ेगी, थमा केवल ये लेना। हाँ हाँ कि कीबोर्ड नहीं। कीबोर्ड में, कीबोर्ड में। और है? सर, ये जो फुलवा जो कहानी है, तो ये परिकल्पना जो है आपकी कैसे निर्माण हुई सर, ये फुलवा कहानी? हाँ, फुलवा कहानी जो है ना एक ग्रामीण कहानी है। जी सर। फुलवा बिल्कुल एक वो किसी भी जो है कि नहीं, हमारा जो उत्तर भारत है कहीं भी की भी कहानी को लिया जा सकता है कि वहाँ जमींदारों के गरीब लोगों का मजदूरी करने का, चाकरी करने का एक परंपरा रही है। जी सर। जी सर। तो फुलवा जो है, फुलवा का जो पति है, हाँ हस्बैंड है, हाँ वो हाँ। जमींदार की चाकरी करते हुए कैसे मरता है। एक कोई नया बैल खरीदा था,
और वो बैल जो है बिगड़ैल बैल आ गया। हाँ। तो उसको वो साध रहा था, मतलब हल चलाने के लिए साध हाँ। रहा था। हाँ। तो बैल ने उसको सींग मार दिया, हाँ, उसके सींग उसके बाद। सीने में लगा और वो मर गया। हाँ। फुलवा की मांग पूछ गई, हम्म। कितने दिन घर बैठी रहती। हम्म। वो फिर उसकी जगह उसके एवज में जो है वहाँ जमींदार के जाके काम करने लग गई। हाँ। हाँ। उसके 6 वर्ष का लड़का था, राधा मोहन। हम्म। अब वो उसने क्या गुस्ताखी की, मतलब क्या अच्छाई की उसने हाँ। और क्या समझदारी की। अब हाँ। खुद तो काम करती रही, लेकिन अपने बेटे राधा मोहन को लगातार पढ़ाती रही। वाह। वो पढ़ाती रही। फिर उसके बाद में छात्रावास के हॉस्टल में भेज दिया, लेकिन वो लड़का भी इंटेलिजेंट था, पढ़ गया। अब बस। होता क्या है कि वो कंपटीशन देख करके और एसपी बन जाता है। अरे। हाँ, तो वो जो चाकरी कर रही थी फुलवा, हाँ। हाँ। छाननी पानी करती थी पशुओं का, और जो, हम्म। हाँ, तो उसी का लड़का एसपी बन जाता है। एसपी जब बन जाता है तो जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो अपनी माँ को भी साथ ले आता है। माँ को वाह। साथ लिया तो फिर उसकी शादी भी अच्छी होती है, अच्छे घर में। तो जिस जमींदार के रामेश्वर के घर पर फुलवा काम करता चाकरी करती थी, है। एक दिन वही जो है अपने बेटे की नौकरी के लिए आता है किसी दूसरे ब्राह्मण के घर। अब कोई ब्राह्मणी भी वहीं रह रही है जहाँ फुलवा रहती है ना, उसी शहर में ब्राह्मणी भी है। तो उस ब्राह्मण के घर जाकर के अपनी बच्चे की नौकरी लगवाएंगे। गाँव में तो कोई नौकरी है नहीं और जमींदार अब रहा नहीं, खेती बाड़ी बट गई। हाँ। हाँ। तो जमींदार जो आता है तो उसको जो उसका जो घर मिलता ही नहीं है, हाँ। जो ब्राह्मणी का आया था, हाँ, उसका घर उसको मिलता ही नहीं है। तो क्या सोचता है वो, अब यार दिखा मेरे फुलवा का भी कुछ पता ले आया हूँ मैं घर से। वैसे ही वो डाल के लाया हूँ, तो पूछो किसी से। हाँ। तो हाँ। जैसे वो किसी को ये दिखाता है पत्र, हाँ। तो हाँ। वो कहता है कि मेरे स्कूटर बैठो, मैं छोड़ कर आता हूँ। अच्छा। एसपी साहब का है ना, हाँ। मैं हाँ। छोड़ एसपी साहब को मैं छोड़ कर आता हूँ। हाँ। 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 वो उसको बैठाता है, सामने छोड़ जाता है। तो हम्म। छोड़ के आता है, जो वो ना तो जो है फुलवा उसको पहचान पाती, ना वो फुलवा को पहचान पाता रामेश्वर। 15 साल 16 साल हो गए थे। हाँ। हाँ। तो वो जो रामेश्वर अब भी उसमें जातीय हम्म। अहम भरा हुआ है। फुलवा उस। अब उसके सामने जो है कि नहीं पानी रखती है, चाय रखती है, लड्डू रखती है, नमकीन रखवाती है नौकरानी से कह करके, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता है। तो नौकरानी भी कौन है, वो भी खुद ही कहती है कि मैं तो ये राजपूत हूँ। नौकरानी भी उसको राजपूत रखी हुई है। बराबर। हाँ हाँ। तो एक समय आया कि जिस तरह से वो नौकरी करी थी राजपूत उसकी नौकरी करी, क्योंकि वो बेचारी गरीब है। भाई गरीब की तो जाति होती नहीं है। बराबर। बराबर। हाँ, तो गरीब थी तो फुलवा के घर आ गई। अब मैं तो जो है कि नहीं भीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ मुझे नौकर रख लो, तो उसने रख ली। रहम खा गई फुलवा। अब रामेश्वर को जो बहुत परेशानी होती है, अब मैं तो इसे घर रुकूंगा ही नहीं, मैं तो मुझे तो ब्राह्मणी के घर जाना है, हाँ परती के घर जाना है। तो फुलवा कहती है कि वहाँ भी मैं चलती साथ। तो फुलवा अपनी छाता लेकर वो साथ जाती है। उसको वो परती के घर जब जाता है हाँ। तो क्या है कि गरीब तो चपरासी तो लगा ही था वो, और चपरासी भी फुलवा के लड़के नहीं लगवाया था कहीं। तो उसका बराबर। घर घर जो है कि 2 कमरे हैं। बाहर जो है टिन टिन का जो है ना गेट सा लगा हुआ है। लैट्रिन बाथरूम भी ढंग के नहीं है। तो कोई वो जो पड़ती है उसकी लड़की और उसकी जो बहू बाहर गई हुई थी, तब वो आई, है ना। तो उसने जो ना शाम को जो है जो रोटी खाई, और रोटी खाने के लिए उसको जो है कि नहीं गैराज में सुला दिया। क्या अच्छा। कह, हाँ, क्या सोच करके कि जमींदार और जानवर की नीयत का भरोसा नहीं है, कब खराब हो जाए। हाँ, मेरी जवान बहू है, लड़की है, और जो लड़का है वो टूर पे गया हुआ है। हाँ, तो उसको गैराज में सुला देती है। जब वो गैराज में सोने के लिए जाता है तो बिस्तर भी वही बिस्तर जो फुलवा के घर देख करके आया था। प्रति के घर तो बिस्तर भी नहीं है। हाँ, अब वो वहाँ सो तो गया, वहाँ कुत्ता बंधा हुआ है, वो खौं 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 कर रहा है। बकरी बंधी है, उसका जो है पेशाब की गंध आ रही है। अब रात को 12 बजे वो उठ करके फुलवा के घर की ओर चलता है और कहानी खत्म हो जाती है। फुलवा फूल बहुत, गई। सही में, सही में, सही हाँ सही। हाँ हाँ, ये तो मैंने बहुत ही। सुनाया है। अगर उसको आप उसकी बुनावट पढ़ोगे ना, मैं आपको भेज हाँ हाँ दूंगा, सर। हाँ मैं आपको सर। पीडीएफ भेज दूंगा। सर, मैं एक हाँ हाँ, श्रोताओं को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि हमारे साथ जो जुड़े हैं आदरणीय रतन कुमार जी सामरिया सचिव,
जो एक नाटककार है, उनका जो नाटक का जो मंचन भगोड़ा जो है, उसके पूना में बहुत बहुत बार हुआ, और उनके नाटक से जुड़े हुए जो पात्र है, उनके नाट्य सृजन से जुड़े हुए जो पात्र है, उनको हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है। तो इस बात पर हमें भी बहुत गर्व है कि सर, हम आपसे संवाद कर रहे हैं, आपसे हम कुछ सीख रहे हैं। सर, हिंदी साहित्य में जो शोध करते हैं, हाँ हाँ तो हाँ, और समय की कौन सी प्रमुख विधियां है, जो मेथड है, तो उनको अपनानी चाहिए सर, शोध अच्छा, करते हाँ हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो दरअसल क्या है, मेरे साहित्य पर जो शोध कर रहे हैं उनकी संख्या भी काफ़ी हो गई है। बताऊँ मैं तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, हाँ लेकिन हाँ जो वो प्रश्न करते हैं मेरे से अक्सर, ये जो है आपने ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये नाटक में ये रहे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे है। तो उन सारों को जो हम जब जवाब देते हैं, वही हाँ ये हाँ। देते हैं कि सबसे पहले जो है आप उसको विधा को सामने रख करके पढ़ो। जी सर। मैंने हाँ जैसे हाँ पहले बताया ना, घर विधा के अपने वाक्य होते हैं, इससे वो पहचानी जाती है। हाँ 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 जैसे मान लो कोई नाटक पर अगर कोई कर रहा है, हाँ पीएचडी कर रहा है, हाँ तो उसके जो जो जिसके नाटकों पर पीएचडी कर रहा है, नाटककार के, उनको हाँ नाटकों को तो पढ़ना ही है। हाँ समकालीन कौन कौन से नाटक हैं उनको भी उनको पढ़ना ही पड़ेगा। संदर्भ किस हाँ बात के देगा। और हाँ हाँ। आलोचनात्मक जो लेख आए हैं, जो पुस्तकें आई हैं, वो भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। जी वरना सर, जी वरना सर। तो नाटक का जो आलोचनात्मक जो पक्ष है, उसको कैसे हम्म। समझ पाएगा वो। क्योंकि बराबर। जो पीएचडी करना है वो तो शोध करना है, जी सर, जी और सर। शोध करने का मतलब गहराई तक जाकर के मोती निकालना है। भाई जी एक सर। एक उसका पन्ना जो है मोती कहलाएगा वो। शोध कार्य वैसे नहीं होते, टाला टोली नहीं होती। अब ये भी नहीं होता कि भाई किसी से इसका ले लिया और उसका ले लिया, फिर बाद में जाकर दिक्कत आती है। जी शोध तो सर। वही है जो ईमानदारी से किया जाएगा, जी सर। निष्ठा से किया जाएगा, निष्ठा से किया और जाए। कर्तव्य परायण उसके साथ होगी। और उसका जो है जो समझ रसद। है, उसका जो विजन है, हम्म। विजन भी उसके साथ होगा। और बराबर। वो उस विजन के साथ उसका निर्देश डायरेक्टर भी होगा, जो उसका जो है, हाँ जो हाँ, उसका मार्गदर्शन। निर्देशक है, जो भी है निर्देशक, वो भी निर्देशक। उसके साथ होगा। हाँ हाँ। निर्देशक नहीं, अगर साथ नहीं होगा तो फिर कैसी बात है। कार्य। हाँ, हाँ कार्य दिशा। हाँ, सबसे पहले तो उसी को दिखाएगा ना। अब उसका कौन हाँ जरूर। कौन गाइड कौन है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जब तक गाइड को वो दिखा नहीं पाएगा, जब तक गाइड संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो बराबर। उसको खुद ही अपनी समझदारी से लिखना होगा। और बराबर। जिस विषय को वो उसने चुना है, जिस टॉपिक को उसने चुना है, जी सर। उस जिसको चुना है उसको गहराई से उसको पढ़ना भी पड़ेगा। वरना तो जी फिर सर। उसका वो शोध कार्य सब बस ठीक है, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, बस इतना से रह जाएगा। संदर्भ तो कोई देख नहीं पाएगा। और जी ऐसे सर। बहुत लोग हैं। अब कितने के नामवर सिंह निकले हैं जिनकी हर किताब का संदर्भ दिया जाता है। उन्होंने जी भी कभी सर। शोध कार्य तो किया ही है ना, डॉक्टर बने हैं वो भी। तो उनके वो जी जो सर। शोध कार्य क्यों संदर्भ दिए जा रहे हैं। जी सर, तो जी सर। ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी गहराई से पढ़ा है, गहराई से लिखा है। हाँ बराबर। हाँ हाँ। सर, हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, आदरणीय रतन कुमार जी सामरिया सर, के साहित्य पर अनेक शोधार्थी अपना अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। सर, आपके साहित्य को दलित विमर्श या सामाजिक यथार्थवाद की किस दृष्टि से अधिक देखा जाना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो दरअसल क्या है कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, गर्व भी है मुझे। क्या क्या है, कोई आदमी तो किसी समाज में पैदा हो जाएगा, इसका तो क्या है। अच्छा। लेकिन आज हम दलित नहीं हैं। जी सर। आज हम दलित क्यों नहीं हैं? अच्छी तो नौकरी कर ली, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी पे हैं, उन्होंने भी घर बना लिया, मैंने भी घर मेरे से अलग भी बना लिया, दूसरे ने बना लिया, और आराम से रह रहे हैं। वो एक मेरा लड़का एसोसिएट प्रोफेसर है, उसकी जो मिसेज है ज्वाइंट डायरेक्टर है, एक लड़का डिप्टी डायरेक्टर है, और मुझे बढ़िया। अच्छी पेंशन मिल रही है। तो हम कैसे, किस तरह से दलित हैं? लेकिन हैं दलित, कैसे हैं? अब हम दलितों के लिए हैं। हाँ, सही। दलितों की भावना से जुड़े हुए हैं, दलितों की मदद के लिए हम दलित हैं। अब इसलिए दलित है, हम दलितों की मदद के लिए हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ। दलितों में भी दलित कौन है? हास्य का समाज है। हास्य का समाज। सही। हास्य का समाज कौन है? जो सांप उपन्यास है वो किन पर है? जो हम्म। लोग आज भी धरती बिछाते हैं, आकाश ओढ़ते हैं, अपने पसीने से नहा लेते हैं, नहा और लेते भूख हैं। खा करके सो जाते हैं। सो जाते हैं, सही में, सही में सर। आज भी ऐसा समाज है, आपके वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है।
केवल ये पूरे भारत की समस्या है। तो आज हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाएं? दलित तो बहुत, जो दलितों की बात करें, कोई भी पूरे भारत में कोई भी दलित ऐसा नहीं जिसके सिर के ऊपर छत नहीं हो, कोई भी। लेकिन हाशिए का समाज में 90% ऐसे लोग हैं जिसके पास 2 गज जमीन भी नहीं है। अपना मुर्दा तो दफना दें, जला दें। नहीं। ये कितनी बड़ी समस्या है। तो अब जो है, मैं दलितों की बजाय, दलितों पर तो हमने खूब लिख लिया, दलित विमर्श में मैंने खूब लिखा है। मेरी 55 कहानियां हैं, जिनमें से 40 कहानी तो लगभग दलित विमर्श पे हैं या स्त्री विमर्श पर हैं। लेकिन मेरी जो 15 कहानियां हैं, मैंने जानबूझ करके हाशिए के समाज पर लिखी हैं। सांप और नटनी उपन्यास दोनों उपन्यास हाशिए के समाज पर आए हैं। उस समाज की पृष्ठभूमि और भावभूमि, उन दोनों को मैंने समझा है, किस तरह की उनकी दुश्वारियां हैं। उसमें उसको देख करके मुझे जो है कि लगा कि यार जिंदगियां क्या है। अच्छा, हम तो क्या है कि जो हम दलित की बात कर रहे हैं, खुलकर बात करना चाह रहा हूँ कि हम तो क्या है कि जैसे छाछ है ना, छाछ के ऊपर मक्खन की तरह से हैं, है ना। आप मक्खन को छाछ में कितना भी डुबो, लेकिन वो सतह तक जा ही नहीं पाएगा। नहीं। तो हम जो आज हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम मक्खन की तरह से हो गए। जो पढ़ा लिखा दलित वर्ग है, जो नौकरी पा गया है, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, तो वो तुम छाछ पर मक्खन की तरह से हैं। उसको अब उनका जो सतह जो है, जहाँ जमीन से निकल कर आए, वो जमीन तो दिखाई नहीं देती, उनको तो आकाश दिखाई देता है। सही नहीं। मैंने इस मिथ को तोड़ा। मैं कम से कम 6 महीने तक इन्हीं लोगों के बीच में रहा। अच्छा। उनकी भाषा सीखी। अच्छा। उनका रहन सहन है, उसको देखा। उनको ये देखा कि ये लोग पकाते क्या हैं, ये लोग खाते क्या हैं। तो आप आश्चर्य करोगे, मैंने जो है, जो खाना बदोश लोग हैं, उनके डेरों में जाकर के ये तक देखा है कि उनकी जो महिलाएं हैं ना, जो पन्नी होती है ना, पन्नी जैसे मतलब प्लास्टिक की, हाँ, उनको पराठा गूंथ रही हैं आज के समय में। हम अपने दलित की बात करते हैं, हम अपने कहते हैं हमारा ये आज तक ये हालत है। प्रसव के लिए कोई नहीं है। बच्चा मर गया तो ठीक है, जी गए तो ठीक है। महिला उस प्रसव के समय महिलाएं कराती है, जी गई तो ठीक है, मर गई तो ठीक है, बस इतना सा है। क्या जिंदगी है। ऐसा तक भी है कि ये जो आपने शायद मेरा सांप उपन्यास नहीं पढ़ा सर। सांप उपन्यास में आपकी जो ये जो है सामाजिक यथार्थ जो उभरा है, सांप उपन्यास में इसका जो मुख्य पात्र है वो लखीनाथ सपेरा है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात पर आऊँगा, पहले बता दूंगा आपको। तो जो लखीनाथ है, इसका जो है ना मुख्य पात्र है सांप उपन्यास का। अच्छा। तो जब मिलन देवी इसकी जो है पात्र है, वो नायिका है इसकी। अच्छा। मिलन देवी उनको जो है कि सपेरा को एक जो है कि प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री के जो है कि निवास पर ले जाती है। अच्छा। हाँ। और निवास में भी कैसे प्रवेश होता है कि चुनाव नजदीक आ गए, वो जाने कौन देता है। तो जो लखीनाथ जो है कि जो मुख्यमंत्री के सामने जो बात कहता है, वो सारी बात सामने आ जाएगी। वो बाकायदा ये कहता है कि साहब, हम तो अपना मुर्दा ने ढोता फिरा, ना कोई 2 गज जमीन दफनाउन खातर, ना 2 गज जमीन खातर। यानी वो लोग अपने जो मुर्दे को भी ढोते हुए फिरते हैं, है ना। और उस जगह जहाँ मिल गई वहां उसको दफना देते हैं, क्योंकि जलाने कोई नहीं देता। और हाँ, जलाए तो 20,000 रुपये चाहिए। पैसा है कहाँ। कम से कम गवर्नमेंट को तो चलना चाहिए कि भाई मुर्दा तो सबका एक है, मरने के बाद में तो सब समान है, सब महान है, सब हम दिवंगत हो जाता है, स्वर्गीय हो जाता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को तो चाहिए कि मान लो कि ये जो घुमक्कड़ लोग हैं, इनके जो मुर्दा है, उनको तो कम से कम फ्री में चलवाने चाहिए, शहरों में या गाँव में। इतना तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन नहीं पा रहा है। वो उस तरह से अपने जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, होते। तो ये सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार अकेले को भी नहीं सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए। वो भी तो हमारे अंग है, साथ लेके चलना चाहिए। समाज का ही दर्पण है सर। साहित्य के साथ लेके चलना चाहिए। तो ये जो है ना, समाज का भी दोष है इसमें, सरकार का ही नहीं कह रहा हूँ मैं, समाज का भी है, हम सबका भी है। जो मैंने दुश्वारी जो उनकी देखी है ना, उसके बाद में मैं थोड़ा परेशान हुआ हूँ, बेचैन हुआ हूँ निश्चित रूप से। और आपका हो गए पूरे। सर दूसरी बात पूछना चाहती हूँ सर। शोध लेख को जो प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना जरूरी है शोध लेख को? भाष्य का है ना, जैसे मैंने जो पहली बात बताया था ना,
भाषा जो है नहीं बहुत जरूरी है। जिसके पास भाषा नहीं है उसका लेखन भी कमजोर है। अच्छा। मान लो कि भाषा की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक तो सीधी लकीर खींच दी गई है, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं आएगी। एक थोड़ी सी टेढ़ी लकीर खींच दी गई तो नजर टिकेगी। एक घुमावदार खींच दी है लकीर, उस पर और नजर टिकेगी। और एक उसकी कलाकृति बना दी गई लकीरों की, उस पर आदमी देखता रह जाएगा। तो यह है शिल्प सौष्ठव की बात। उसने किस शिल्प सौष्ठव से अपनी रचना को लिखा है, या उसने उसको जो है नहीं अपना जो लेख है उसको बुना है, या उसने जो शोध कार्य किया है उसमें किस तरह की जो है कि नहीं संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। एक साधारण लिखने वाले में और कम से कम जो लेखक में तो अंतर तो दिखाई देना चाहिए। फिर लेखक क्या हुआ? मान लो पूरी हम कहानी पढ़ जाएं, इसमें एक मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति नहीं, एक बिंब नहीं, एक प्रतीक नहीं, फिर क्या देखा हमने, क्या पढ़ा और क्या लिखा? तो इस तरह से जो कहानी का हम गुंफन करें या अपनी रचना का जो गुंफन करें, तो कम से कम इन चीजों को ध्यान रखें कि पाठक जुड़ेगा कैसे, है ना। यही शोध कार्य में आपके, जब आप शोध कार्य कर रहे हो, लिख रहे हो, शोध लिख रहे हो, तो एक सामान्य जो बालक है, जो मान लो कि 10वीं का निबंध लिख रहा है, 10वीं का बच्चा 12वीं का बच्चा निबंध लिख रहा है, उसमें और जो MA करने के बाद में, नेट करने के बाद वो शोध कर रहा है, उसमें तो अंतर होना चाहिए भाषा में। जी सर, है ना, वरना तो पढ़ेगा कौन उसके शोध को? बराबर, सही में। तो ये जो ना भाषा की गूढ़ता भी उसमें जरूरी है, भाषा की गहराई भी जरूरी है। अगर वो डीपली नहीं लिखा गया है ना, तो उसका पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि वो कितने गहराई में जाकर के गहरा बैठ करके उसने जो ना अपना शोध कार्य किया है। और सर अभी शोधार्थी के लिए हम आपके साहित्य संवाद के मन से हम आपके द्वारा एक सलाह देना चाहते हैं कि साहित्यिक चोरी से बचने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे सर? हाँ, देखो साहित्यिक चोरी सबसे बड़ा जो है जैसे अपराध है। अब एक जो लेखक है वो कितनी मेहनत से अपनी रचना को लिखता है, सही है, और उसी रचना को कोई केवल अपना उसका नाम मिटा करके अपना नाम लिख दे, कितनी बड़ी चोरी है। कई बार एक रचना को लिखते थे 1 महीना भी हो जाए, कई बार 2 महीने भी हो जाए। रचना तो दरअसल क्या है कि उसके खुद के शिशु की तरह से है। एक माँ अपने शिशु को किसी को देना चाहेगी, कितना दुख होगा। कोई भी कृति है, कोई रचना है, वो तो उसके शिशु की तरह से, उसके बच्चे की तरह से, जिसने उसे किसने मेहनत से जो है कि नहीं लिखा है। हाँ, उसने कितनी तरह से उसका जो किया है। तो ये तो सबसे बड़ी चोरी है। दरअसल क्या है कि जैसे वाक्य से वाक्य चुराना या अनुच्छेद से अनुच्छेद चुराना, ये सबसे बड़ी चोरी है। हाँ, जैसे मान लो शब्द है, जैसे शब्द है, मान लो वोकैबुलरी है, वो तो जैसे मान लो भाषा है, जैसे आपने लिखा है तो उसके शब्द में तो ध्यान में आएंगी, हो सकता है वो शब्दों को उतार ले। जैसे मान लो मैं ही गाँव में जाता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मेरी उम्र हो गई अब, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मेरी तो उनके पास बैठ जाता हूँ, और बैठ करके कॉपी पेंसिल के साथ रखता हूँ, और उनसे जो बातें करते हैं उनमें जो शब्द निकल के आते हैं ग्रामीण, जिनको मैं भूल गया हूँ, उनको डायरी पे लिखता हूँ। हाँ, नहीं वरना तो वो भाषा मर जाएगी। और जब मैं लिखूंगा गांव का लिखूंगा तो मैं उस तरह से उस ग्रामीण परिवेश को जी ही नहीं पाऊंगा। तो वहाँ क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे 42-43 साल हो गए बाहर रहते हुए। जब मैं गांव में जाता हूँ तो ईमानदारी के साथ शब्द लाता हूँ चुरा करके, अपने साथ बैठ करके लाता हूँ, लेकिन ढालता हूँ मैं। मेरी एक भी लाइन जो है कि नहीं, पूरे मेरी इतनी साहित्य है, एक भी लाइन किसी दूसरे की नहीं मिलेगी। और शब्द मिलेंगे ग्रामीण मिलेंगे। अब दूसरे लोग मेरे ग्रामीण शब्दों को ले रहे हैं तो ले रहे हैं लोग, लेकिन पूरे शब्द मतलब जो वाक्य परिस्थिति गलत बात। भाई भाषा तो शब्दों की भाषा है। शब्द तो देखो आपके शब्द हैं, अच्छा लग रहा है तो ठीक है भाई, इससे क्या बात, शब्द चोरी नहीं। सही हाँ, उसका पूरा के पूरा जो अनुच्छेद ले लेना, पूरा पृष्ठ ले लेना, या पूरी रचना को चुरा लेना, ये गलत बात है। सही। हाँ, क्योंकि शब्द तो उसकी शब्द जो है उसकी परिपक्वताओं को दर्शाता है, उसमें कितना जो है कि नहीं, मतलब जो उसमें कितना जो है कि सामर्थ्य है भाषा का, इसको दर्शाता है। हाँ, इसमें मैंने बताया आपको। तो ये जो है कि ये चोरी, ये सबसे गलत बात है कि एक लेखक दूसरे लेखक की रचना को चुरा ले, इससे बड़ा अपराध क्या होगा।
सही में शोधार्थी को अपने सामर्थ्य अपनी भाषा द्वारा ही हाँ प्रकट करना है, और इस साहित्य को और सृजनशील बनाना है। और हाँ। सर, आपके अनुभव से आपके विद्यार्थी और एक शोधार्थी में क्या अंतर है सर? विद्यार्थी और शोधार्थी में क्या होता है, बहुत अच्छी हाँ बात है। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा लगा मुझे। हाँ दरअसल विद्यार्थी तो हमेशा अध्ययनशील रहता है। मैं जी आज भी सर, विद्यार्थी हूँ। मैं भी जी सर। वे जो मान लो कि शब्दों से सरोकार नहीं रखता है वो विद्यार्थी है, वो हाँ विद्यार्थी भी नहीं है। और जो शब्दों से जो सरोकार रखता है हमेशा वो विद्यार्थी है। विद्या रोज ग्रहण की जाती है। जो विद्या ग्रहण कर रहा है, जो नया नया ग्रहण करता है वो विद्यार्थी है। और शोधार्थी का तो एक अपना जो है कि कालखंड होता है। हाँ हाँ इस कालखंड में अपना जो है ना टॉपिक पूरा करना है। मान लो कि 200 पन्ने लिखने हैं, 250 लिखने, 300 लिखने, बस पूरा हो गया। तो शोधार्थी बराबर। विद्यार्थी तो हमेशा बना रहेगा। शोधार्थी नहीं रहेगा, नौकरी लग जाएगा, फिर भी विद्यार्थी बनाए रहेगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या? पढ़ेगा क्या? बड़े सही जो में पढ़ रहा है वो विद्यार्थी है। पढ़ रहा है वो तो विद्यार्थी। शोधार्थी तो एक समय अवधि है उसकी, तो ये कालखंड है। उस हाँ कालखंड में उसको अपना काम पूरा करना है, वो शोधार्थी है। शोधार्थी। शोधार्थी अब नौकरी लगने के बाद में विद्यार्थी है। पहले जो शोध करे तब भी विद्यार्थी है। हम्म। विद्यार्थी तो हमेशा बना रहता है। यानी कि पूरक है वो शोधार्थी और ये सर, अगर आज के छात्र को और शोधार्थी को आप केवल 3 बातें आपके जीवन और लेखन से सीखे तो वो क्या होगी सर? नहीं, नियमित नियमित लिखना। अच्छा। दरअसल कहीं चला गया बात अलग है, वरना तो लिखूंगा नहीं तो पढ़ूंगा तो जरूर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, लेकिन पढ़े तो सही ना। भाई जो अपने साथी हैं उनका भी पढ़ें, जो पीछे जो हमारी धरोहर है साहित्य की, उनको भी तो पढ़ें। तो सारा पढ़ने के बाद में ये बहुत जरूरी है कि नियमित पढ़ें हम। फिर क्या है कि नियमित पढ़ेंगे तो गुणात्मक क्वालिटी क्वालिटी का सृजन होगा। जिस सृजन में क्वालिटी नहीं है तो सृजन कमजोर रह जाएगा। तो गुणवत्ता परक, कहने का मतलब गुणवत्ता परक सृजन होना चाहिए। और तीसरा है कि छपास की भूख से बिल्कुल उसको दूर रहना चाहिए। बराबर। हाँ, मैं एक और आपको बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ क्या है छपास की भूख? अब जैसे कि मैंने कहानी लिखी, हाँ है ना, तुरंत जो है ना लिख ली, रख ली। हाँ इससे तो मेरी जैसे 15 कहानियां हुई, मैंने हाँ उसको किसी प्रकाशक को दे दी, है ना। और वो हाँ प्रकाशक तो आजकल क्या करते हैं, पहले तो अलग बात थी। जैसे पहले हम जाते थे किसी प्रकाशक के पास, तो वो पांडुलिपि देख करके, पांडुलिपि पर हाथ रख करके पूछते हैं चाय पियोगे या पानी पियोगे, क्या करो? तो कहते चाय पानी पियोगे। तो रचना के बारे में कहता है कि 6 महीने के बाद में आना, पांडुलिपि अच्छा। के बाद। हाँ, वो 6 महीने के बाद में आना। इसका आशय ये था कि इतने वो अपने जो उसके जो ऑडिटर्स हैं हाँ हाँ या एक्सपर्ट्स हैं, हाँ हाँ या वो खुद भी उस पांडुलिपि को पढ़ लेगा कि इसमें कितनी गुणवत्ता है, बराबर बराबर और तब वो छपती थी। और बराबर आज का क्या है समय, कुछ सबके लिए लागू नहीं हो रहा, वो कुछ के लिए। क्या है कि बराबर। जो नए छपास की भूख की बात कर रहा हूँ मैं, पांडुलिपि किसी प्रकाशक के पास ले गई, तो हम्म। प्रकाशक भी देखता है कौन है ये, नया है, वो इसको छपास की भूख है, वो सारा पहचान जाता है। तो पांडुलिपि को रख करके सीधा ये कहेगा भाई कब चाहिए। हाँ, सीधा बोले कब चाहिए। कब वो चाहिए? साहब मुझे तो 1 महीने के अंदर अंदर इसका विमोचन कराना है। तो ठीक है, 1 महीने के अंदर करा लो। कितनी प्रतियां चाहिए? हाँ, नो साहब मुझे तो बराबर। 100 प्रतियां चाहिए। ठीक है, 100 मिल जाएगी आपको, और 1 महीने में मिल जाएगी, लेकिन हाँ 25,000 रुपये लगेंगे, अच्छा। 30,000 लगेंगे। तो वो जो लेखक है वो भी हाँ कितना जो है महत्वाकांक्षी है। अब कि साहब मैं चेक तो या नकद दूं? हम्म। देखिए आप, अब कहाँ से गुणवत्ता आएगी? जबकि बराबर। करना क्या, जबकि मैं क्या करता हूँ, हाँ ये तो हाँ बात होगी यहाँ तक की हाँ नए हाँ लेखकों की, जो जिनमें छपास की भूख है उनकी। हर छपास। एक के लिए हाँ नहीं, जिनको छपास की भूख है। मैं हाँ क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरी 55 कहानियां हैं, अच्छा 850 पेज की। अच्छा। तो कोई भी कहानी अप्रकाशित नहीं है। और जितने भी मान लो संग्रह निकले हैं, हर कहानी के लास्ट में उसका हाँ कालखंड लिख दिया गया है कि ये कहानी कब, किस महीने में, किस पत्रिका में, कब छपी। कब छपी।
हाँ, उसका नीचे कालखंड, सब कहानियों का कालखंड नीचे लिखा हुआ है। यानी जब तक कोई कहानी, पूरी कहानियां छप नहीं जाती, जैसे 15 कहानी छप गई, उसके हाँ बाद में ही मैं जो है कोई वो संग्रह लाऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, इससे पहले नहीं लाऊंगा। तो हमें अच्छा ये चाहिए कि सबसे पहले जो लिखा जा रहा है उसको छपने के लिए भेजा जाए, उसका अच्छा मूल्यांकन पाठक भी करे, उसका मूल्यांकन जो है कि नहीं एडिटर भी करे, उसका मूल्यांकन जो है कि नहीं आलोचक भी करे। बराबर अब तो सीधा सीधा लिखा और छपने के लिए भेज दी, पाठक कहाँ से बराबर मिलेंगे? पाठक तो ये सोचता है कि ये तो यार मैं भी अपना भी खो रहा हूँ इसको पढ़ते हुए, तो इससे अच्छा तो मेरी भाषा है। बराबर तो जब पाठक अपना ही खोने लगता है तो क्यों पढ़ेगा? सही सही में सही में सही हाँ हाँ। सही तो में से सर। मेरा जो सांप उपन्यास आया, उसमें हाँ 35 अध्याय हैं सांप अच्छा में। तो 34 अध्याय तो उसके छपते 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 ही जो है कि नहीं आ गए थे। जब वो उपन्यास जो अच्छा प्रकाशित हुआ तो उसके 34 अध्याय तो छप चुके थे, और बत्तीस अच्छा हजार रुपये मतलब जो उसकी पारिश्रमिक भी आ गया वाह बढ़िया था। हाँ बढ़िया बढ़िया सर। हाँ, तो मैं जब बहुत तक बहुत मेरा बहुत एक एक शब्द छप नहीं जाता, तब तक मैं अपने उसको जो है पुस्तक आकार मिलाता ही नहीं हूँ। बराबर बराबर तो सर। सांप छपने से पहले सांप ही सांप हो गया पूरे भारत में, जिज्ञासा ही बढ़ गई, और बराबर यही कारण है कि उसे 2 संस्करण आ गए। और आगे के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। एक आखिरी सवाल है सर। आज जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा एनईपी नई शिक्षा नीति का जो है हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? नहीं, नई शिक्षा नीति को समझने की बात है ना। हम्म। नई शिक्षा नीति को ढंग से समझना चाहिए, उस पर ही उसको, नई शिक्षा नीति कोई ऐसी खराब नई शिक्षा नीति नहीं है, बात है समझने की। हाँ हाँ बात है उसको गहराई से जो है कि नहीं देखे कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, और ये पाठ मतलब जो है कि नहीं अपने जो विद्यार्थी है उनके लिए कितनी कारगर रहेगी। अच्छा हाँ, तो मतलब हिंदी वालों के लिए तो ये नई शिक्षा नीति और भी अच्छी है। अच्छा हाँ, तो नई शिक्षा नीति को ऐसी मतलब इसको मैं कोई ऐसी खराब नहीं बता रहा हूँ, नहीं, लेकिन इसको समझने की बात है। भाई समझने जो की मान लो इतना, इतनी कोई नीति आती है हाँ तो उसमें कुछ 2-4 कमियां भी रह जाती रह भी जाए, हाँ हाँ उस कमियों की बजाय हमें अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बराबर सर अच्छा है ना? की तरफ तो शिक्षा नीति कोई, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई शिक्षा नीति जो है 2020 वाली गड़बड़ है। सही है, सही में। ठीक है। और ये इसमें कौशल विकास जो है उसमें छात्राओं का सबसे व्यक्तित्व का विकास किया और सबसे विद्यार्थी केंद्रित ये शिक्षा नीति है सबसे ज्यादा हाँ महत्व हाँ, की। हाँ मतलब तो बुरा हाँ ही नहीं इसमें, तो ऐसा कोई भी कमियां निकाले, कमियां तो किसी में भी निकाल दोगे आप। हाँ विद्यार्थी केंद्रित ये नई शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति है, हाँ। हाँ बराबर सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि जीवन की एक अनुभूति है। और आज के इस संवाद में, इस साहित्य संवाद में हम हमें उस अनुभूति से जोड़ा। और आदरणीय रतन कुमार जी सांबरिया का मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर। आप सभी का, श्रोताओं का भी आभार। और फिर मिलेंगे नए विचार नई संवेदनाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। जीवन ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहे। और मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा और धन्यवाद। आरोग्यमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।